नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसने भारत की कहानी ही बदल दी। मौर्य साम्राज्य। हमारे पास मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीति और एक विजन के बल पर बिखरा हुआ भारत एक हुआ। क्या ऊंचाइयां थीं, अंत कैसे हुआ और इसकी विरासत आज भी क्यों जिंदा है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, सबकी अपनी दुनिया, अपने नियम, और फिर तक्षशिला के एक आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनका अपमान होता है और वो एक संकल्प लेते हैं जो इतिहास बदल देता है। कहते हैं, अगर नीति का अपमान होगा तो मैं नया इतिहास लिखूंगा। और इसी से मौर्य वंश की नींव पड़ी। तो उस समय मगध की स्थिति क्या थी? नंद वंश के राज में ताकत के साथ कभी कभी जुल्म भी आता है। स्रोत बताते हैं कि शासन काफी कठोर था, टैक्स बहुत ज्यादा थे और आम लोगों में असंतोष था। खजाना तो भरा था पर लोग खुश नहीं थे। मतलब सत्ता तो थी पर शायद नीति वो कहीं पीछे छूट गई थी। और इसी माहौल में एंट्री होती है चाणक्य की। तक्षशिला, जो उस समय ज्ञान का बड़ा केंद्र था, वहां के आचार्य। क्या वाकई सिर्फ एक अपमान ने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? देखिए, वो सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था। जब नंद राजा ने चाणक्य का अपमान किया तो वो एक तरह से ज्ञान का, नीति का अपमान था। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, इन सब के ज्ञाता थे। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, एक ऐसा शासन बनाने का चैलेंज जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि न्याय और अच्छी नीति पर टिका हो। और इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मिले चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं चाणक्य ने उन्हें भीड़ में ही पहचान लिया था। उनका वो कथन भी मशहूर है, राज्य की नींव बुद्धि पर होती है और उसकी रक्षा पराक्रम से। ये कैसे हुआ असल में? हाँ, ये लाइन उनके पूरे फलसफे का निचोड़ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो बात देखी, वो लीडरशिप क्वालिटी, सीखने की ललक, हिम्मत। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया बल्कि शासन कैसे चलाना है, डिप्लोमेसी क्या होती है, लोगों को कैसे परखना है, ये सब सिखाया। तक्षशिला में उन्होंने सिर्फ एक राजा तैयार नहीं किया बल्कि उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया। जैसे एक बहुत ही कमाल की जासूसी प्रणाली। ये जो गुप्तचर नेटवर्क था ना, ये समझिए साम्राज्य की आंखें और कान थे। दूर दूर से खबरें लाना, कोई विद्रोह पनपने से पहले पता लगाना, सब यही करते थे। और फिर वो बड़ा मोड़ आया करीब 321 बीसी, मतलब आज से लगभग 2300 साल पहले, जब चंद्रगुप्त ने नंदों को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ, और ये सिर्फ एक राजा का जाना और दूसरे का आना नहीं था, ये शासन के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चंद्रगुप्त का जोर था सिस्टम बनाने पर, एक सेंट्रलाइज्ड पर मनोमंथ प्रशासन, रेगुलर टैक्स सिस्टम, वही बेहतरीन जासूसी नेटवर्क और मजबूत फॉरेन पॉलिसी। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, उसे एक भव्य एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया गया। जी हाँ। यहाँ तक कि सेल्यूकस निकेटर जैसे शक्तिशाली यूनानी शासक, जो सिकंदर का सेनापति था, उसे युद्ध में रोकने के बाद संधि करना, ये उनकी मिलिट्री पावर के साथ साथ गजब की डिप्लोमेसी भी दिखाता है। और उसी पाटलिपुत्र का जिक्र यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने किया है ना अपनी किताबों में। जी हाँ, मेगस्थनीज ने। उन्होंने लिखा कि शहर इतना भव्य था जैसे धरती पर नहीं आकाश में बसा हो। बिल्कुल। इसे पढ़कर वाकई लगता है कि एक नया, मनोमंद और आत्मविश्वास से भरा भारत बन रहा था। अच्छा, तो ये तो नींव पड़ गई। अब जरा साम्राज्य के शिखर की तरफ चलते हैं, खासकर अशोक के दौर तक। ये सिर्फ सीमाएं बढ़ाने का इस समय नहीं था, है ना? और भी बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं था, ये कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी, सबके विकास का दौर था। स्रोत बताते हैं कि पाटलिपुत्र में बेहतरीन टाउन प्लानिंग थी, पानी की निकासी, मैनेजमेंट, सब बहुत बढ़िया था। प्रशासन मजबूत था, नियम कायदे साफ थे, अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। ट्रेड रूट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और पश्चिम तक फैले थे। तो ये वो दौर था जब शासन सिर्फ कंट्रोल नहीं था बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर, नए विचारों को भी बढ़ावा दे रहा था। और इसी सुनहरे दौर के सबसे बड़े नाम, सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास में उनका नाम अमर है। हाँ, अशोक का शासनकाल मौर्य इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उन्हें अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार से एक बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था। उन्होंने उसे और मजबूत किया, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं है। हाँ, उनका नाम आते ही कलिंग युद्ध की बात होती है।
लगभग 261 ईसा पूर्व उस युद्ध ने ऐसा क्या कर दिया? कलिंग युद्ध वो बहुत भयानक था। स्रोत बताते हैं कि लाखों लोग मारे गए, घायल हुए, बंदी बनाए गए। युद्ध के मैदान का वो मंजर देखकर, वो विनाश देखकर अशोक का मन पूरी तरह बदल गया। उनका वो कथन बहुत मशहूर है, मैंने कलिंग जीत तो लिया, पर इस जीत में मैंने खुद को खो दिया। इस अनुभव ने उन्हें हथियारों से जीत के बजाय धम्म यानी नीति और नैतिकता से जीत के रास्ते पर ला दिया। ये वाकई एक सम्राट के हृदय परिवर्तन की गजब कहानी है। ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था जो अशोक ने शुरू किया? नहीं नहीं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म या पंथ नहीं था। ये असल में नैतिक और सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत थे, जैसे सभी इंसानों और जीवों के प्रति दया, अहिंसा, सच बोलना, सहनशीलता, माता पिता और बड़ों का आदर करना। ये एक तरह का यूनिवर्सल मॉरल कोड था जिसे वो अपनी प्रजा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। और इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शिलालेखों का इस्तेमाल किया जो आज भी मिलते हैं। ये अपने आप में अनोखी बात थी। हाँ, बहुत अनोखी। अशोक के शिलालेख पत्थर पर लिखे वो संदेश हैं जो समय की मार झेल गए। ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे, बल्कि नैतिक शिक्षाएं थीं, लोगों के लिए गाइडलाइंस थीं। इन शिलालेखों से पता चलता है कि अशोक मानते थे कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि नीति और धर्म के पालन में है। उन्होंने पावर का इस्तेमाल लोगों के नैतिक विकास के लिए किया। उनके राज में राज्य और संस्कृति साथ साथ चले, व्यापार बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसे सचमुच मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल कह सकते हैं। अशोक के धम्म ने साम्राज्य को एक नैतिक ऊंचाई दी, पर क्या ये ऊंचाई हमेशा बनी रह सकती थी? इतिहास तो यही बताता है कि हर शिखर के बाद ढलान आती है। मौर्य साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर क्या वजहें थीं कि इसकी चमक फीकी पड़ने लगी? ये पतन, ये हुआ कैसे? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी और इसके पीछे कई कारण थे। अशोक की मृत्यु के बाद जो करीब 232 ईसा पूर्व में हुई, सबसे पहली और बड़ी समस्या आई उत्तराधिकार की। मतलब अशोक के बाद उतने काबिल शासक नहीं रहे जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। बाद के जो मौर्य राजा हुए, उनमें वो क्षमता, वो प्रशासनिक पकड़ या कह लें वो करिश्मा नहीं था जो चंद्रगुप्त या अशोक में था। इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे कमजोर होती गई। साम्राज्य के जो दूर के इलाके थे, वहां के गवर्नर या प्रशासक वो धीरे धीरे ज्यादा आजाद होने लगे। कुछ ने तो खुद को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होने लगी। और इतना बड़ा साम्राज्य चलाना उस जमाने में तो वैसे ही बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? बिल्कुल। सोचिए ना, पाटलिपुत्र में बैठे राजा के लिए हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर या साउथ के राज्यों पर सीधा कंट्रोल रखना कितना मुश्किल था। उस समय कम्युनिकेशन के साधन कितने धीमे थे। राजधानी से कोई ऑर्डर या खबर पहुंचने में हफ्ते महीने लग जाते थे। तो जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शुरू में ताकत था, वही बाद में एक तरह से कमजोरी बन गया, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जल्दी फैसले लेने की गुंजाइश कम हो गई। वक्त के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी कम हुई और माना जाता है कि वो जो चाक चौबंद जासूसी सिस्टम था वो भी ढीला पड़ गया। सेना का जोश और क्षमता वो भी शायद पहले जैसी नहीं रही। और इन सब का असर जाहिर है अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा होगा। इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन और अशोक के समय के वो सारे लोक कल्याण के काम, खर्च तो बहुत ज्यादा रहा होगा। हाँ, खर्च बहुत भारी था। विशाल सेना का रखरखाव, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अशोक ने जो वेलफेयर के काम शुरू किए थे, इन सब के लिए लगातार पैसा चाहिए था। स्रोत इशारा करते हैं कि बाद के दौर में शायद ट्रेड रूट्स में कुछ दिक्कतें आईं, जिससे खजाने में पैसा कमाना कम हुआ हो सकता है खेती पर भी असर पड़ा हो या रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो। जब इकोनॉमी लड़खड़ आती है तो साम्राज्य की नींव हिल जाती है। क्या समाज के अंदर भी कुछ टेंशन थी? जैसे आपने अशोक की धम्म नीति का जिक्र किया, उसका समाज पर क्या असर हुआ? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अशोक की धम्म नीति, जिसमें अहिंसा पर बहुत जोर था और यज्ञों में पशु बलि जैसी चीजों को ठीक नहीं माना गया, उससे पारंपरिक वैदिक मान्यताओं को मानने वाले ब्राह्मण वर्ग का एक हिस्सा शायद थोड़ा नाराज हुआ।
उन्हें लगा कि उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि समाज के एक प्रभावशाली वर्ग में अंदर ही अंदर एक असंतोष पनपा हो, जिसने सोशल हार्मनी को थोड़ा कमजोर किया हो। और बाहरी खतरे, हाँ। वो भी तो रहे होंगे। निश्चित रूप से। जैसे ही सेंट्रल पार्क कमजोर हुई, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर विदेशी ताकतों जैसे यूनानी और बाद में शक, उनके हमलों का खतरा बढ़ गया। साथ ही साम्राज्य के अंदर ही कई रीजनल पावर्स थीं जो बस मौके का इंतजार कर रही थीं कि कब सेंट्रल कंट्रोल ढीला पड़े और वो अपनी ताकत बढ़ाएं। तो ये सारे अंदरूनी और बाहरी दबाव, इन सब ने मिलकर साम्राज्य की टूटने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। और ये भी मत भूलिए कि भौगोलिक रूप से भारत इतना विशाल और विविध है। अलग अलग इलाके, भाषाएं, संस्कृतियां, सबको एक साथ बांधे रखना हमेशा से एक चुनौती रही है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मौर्य वंश का सियासी दौर खत्म हो गया। हाँ, लगभग 185 ईसा पूर्व में जो आखिरी मौर्य सम्राट थे, बृहद्रथ मौर्य, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। सेना के इंस्पेक्शन के दौरान पुष्यमित्र ने फिर शुंग वंश की नींव रखी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक अंत हो गया। तो ये समझना जरूरी है कि ये पतन अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। शक्ति कम होती गई, कंट्रोल ढीला पड़ता गया और साम्राज्य बिखरता गया। इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, सब पर असर पड़ा। एकदम सही समझा आपने। ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों ने मिलकर इस महान साम्राज्य को उसके अंत तक पहुंचाया। ये एक जटिल प्रक्रिया थी। राजनीतिक अंत तो हो गया, पर क्या मौर्य साम्राज्य की कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या इसने हमारे लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो आज भी महत्वपूर्ण है? इसकी विरासत क्या है? राजनीतिक पतन के बाद भी मौर्य साम्राज्य की विरासत खत्म नहीं हुई, बल्कि वो आज भी बहुत रेलेवेंट है और हमें प्रेरणा देती है। अगर हम इसकी लेगेसी को संक्षेप में देखें तो मुझे लगता है 3 बातें सबसे अहम हैं। अच्छा, कौन सी 3 बातें? पहली, एकता का विचार। मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा बड़ा प्रयास था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े और विविध हिस्से को एक झंडे, एक प्रशासन के नीचे लाने की कोशिश की। इसने पहली बार एक पैन इंडियन पॉलिटिकल चेतना की संभावना दिखाई। ये आइडिया कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद एक कॉमन पहचान हो सकती है, वो यहीं से मजबूत हुआ। ये हम बात है। और दूसरी नीति आधारित शक्ति का आदर्श। चाणक्य की अर्थशास्त्र और अशोक के धम्म ने ये स्थापित किया कि असली और टिकाऊ शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं आती, बल्कि कुशल नीति, न्याय और नैतिक व्यवहार से आती है। उन्होंने शासन को एक नैतिक जिम्मेदारी माना। ये विचार कि सत्ता का मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि लोगों का भला करना और नैतिक विकास करना भी है, ये मौर्यों की बहुत बड़ी देन है। और तीसरी अहम बात? तीसरी है कला, स्थापत्य और प्रशासन में उत्कृष्टता का पैमाना। मौर्य काल ने हमें अशोक स्तंभ जैसे अद्भुत नमूने दिए। बिल्कुल। पत्थर तराशने की कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और शासन चलाने का एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें मंत्री परिषद, विभाग, रेवेन्यू सिस्टम, न्याय व्यवस्था सब शामिल था, जो बाद के कई साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं थी, ये एक कल्चरल पावर भी थी। तो सबक यही है कि सत्ता की चमक तभी तक है जब तक वो नीति, न्याय और संस्कृति से जुड़ी है। सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं है। बिल्कुल। मौर्यों का उत्थान दिखाता है कि विजन, संगठन और नीति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, और उनका पतन ये याद दिलाता है कि इन चीजों को बनाए रखना कितना मुश्किल है। एक सफल और स्थायी राज्य के लिए अच्छा शासन, नैतिक मूल्य, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव, ये सब जरूरी हैं। कोई एक पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल सकती है। आज के दौर में जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है और भारत भी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है, क्या मौर्य काल से कोई सीधी सीख मिलती है हमें? मुझे लगता है हाँ। आज भी अच्छा शासन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, नेशनल यूनिटी, ये मुद्दे उतने ही अहम हैं जितने तब थे। मौर्य सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि स्थायी तरक्की और खुशहाली के लिए ताकत के साथ साथ दूरदर्शिता, व्यवस्था, नैतिक जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता कितनी जरूरी है।
लीडरशिप को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि नीतिवान और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य का उत्थान और पतन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बड़े साम्राज्यों को या आज के देशों को ही कह लें, टिकाऊ बनाने के लिए सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर ही काफी क्यों नहीं है। कुशल प्रशासन, आर्थिक संतुलन और समाज को जोड़ने वाले वो नैतिक धागे, वो भी उतने ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आज की दुनिया में लीडरशिप को किन बुनियादी सिद्धांतों पर चलना चाहिए ताकि विकास और स्थिरता दोनों साथ साथ चल सकें। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।